नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप और आप देख रहे हैं रेडियो राजस्थान 90.8 एफएम का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ एक खास मेहमान आज के शो में जुड़े हैं जो कि यूनिसेफ और रेडियो राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। और इस कार्यक्रम की थीम है कि हम नवजात शिशु जो है उसकी देखभाल कैसे करें। बहुत सारे टॉपिक होंगे, बहुत सारी बातचीत होगी। तो मैं सबसे पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे गेस्ट जो उनका स्वागत करता हूँ। विवेक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर विवेक कुमार अठवानी है। मैं अभी सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर एसके मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। धन्यवाद कुलदीप जी आपके इस शो में बुलाने के लिए। सर, पहला सवाल जिसके साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि नवजात शिशु की देखभाल एक बहुत इम्पोर्टेंट ये शब्द है। हमारी आम जिंदगी में जब हम देखते हैं कि ग्राउंड पे हमारा जो सीकर शहर है, उस शहर के आसपास जितने सारे गाँव हैं, वहाँ नवजात शिशु पैदा होते हैं। उनके घर में जो उनकी माएँ हैं, उनके पास पर्याप्त इससे संबंधित जानकारी नहीं होती। पहले के ज़माने की यदि हम बात करें तो दादी नानी होती थी और उनके कुछ नुस्खे होते थे जिससे वो बच्चों की देखभाल करती थी। लेकिन अभी ज़माना बदल गया है। 21वीं सदी के इस माहौल के अंदर बीमारियां भी बच्चों में बहुत होती हैं। तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जन्म से लेकर 28 दिवस तक शिशु की देखभाल कैसे की जानी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो जन्म से 28 दिन का जो अंतराल होता है उसे हम नवजात काल कहते हैं, न्यूबॉर्न पीरियड कहते हैं। जब एक बच्चा परिवार में पैदा होता है तो खुशी का माहौल होता है, तो लेकिन परिवार के अंदर इसकी जानकारी नहीं होने से कई अनहोनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उससे बचने का सीधा तरीका यही है कि सबसे पहले हम बच्चे को पैदा होते ही बच्चे को हमें जो कपड़े हैं वह ऐसे पहनाने चाहिए जो सूती हों तथा वह बच्चे को ठंडा होने से बचाएं। दूसरा है, बच्चे को हमें, चाहे वह नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, हमें जल्द से जल्द बच्चे को स्तनपान जो है, जिसे 1 घंटा तो अधिकतम कहा गया है, हमें जल्द से जल्द बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि माता जो है वह स्तनपान के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं होती है, तो हमें जब माताएं स्त्री रोग विशेषज्ञों को दिखाने जाती हैं तो उससे पहले ही उनके दिमाग में प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना है। अधिकतर बार मैंने देखा है कि जब माताएं बच्चे को पैदा हो जाता है तो उनके दिमाग में यह सवाल ही नहीं होता कि मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना है। तो पहली चीज़ जो है वह है मेंटल प्रिपेयर्डनेस ऑफ मदर, जो बहुत आवश्यक है। अगर वह तैयार है कि मुझे बच्चे को पैदा होते ही दूध पिलाना है तो वह हमारा जो रेशियो है स्तनपान करने का, अदर जो तकलीफें हैं वो बच जाती हैं। तीसरी बात कि बच्चे को हम दूध कितने कितने अंतराल में पिलाएं। तो बच्चे को दूध जो है उसकी जो है ऑन डिमांड फीड होती है जिसे कहते हैं। बच्चा जब भूखा हो, जब दूध मांगे तब हम दूध पिलाना चाहिए। अब हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चा भूखा है? तो उसके लिए सीधा यह तरीका है कि बच्चा जो है जब दूध पी लेता है और उसने अच्छी तरह से दूध पिया है तो वह 2 से 3 घंटे आराम से सोएगा। उसके बाद में वह जब जगता है तो वह सबसे पहले एक्टिविटी करेगा, अपने आसपास देखेगा कि कहाँ पे है। फिर वह अपने हाथों को जो है मुंह के पास ले जाएगा, उनको चूसने की कोशिश करेगा। उसके बाद वह और ज़्यादा एग्रेसिव होकर हाथ पैर चलाता है, जिसको अपन मिड क्यूज कहते हैं। और उसके बाद बच्चा रोता है। तो जब बच्चा रोने लगता है तो वह एक काफ़ी डिले हो जाता है दूध पिलाने के लिए। अगर बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है तो वह दूध नहीं पिएगा। तो हमें अर्ली क्यूज, जिसको कह रहे थे कि बच्चा मुंह हिला रहा है, और मिड क्यूज जो है जिसके अंदर बच्चा हाथ पैर चला रहा है, उसी समय पे स्तनपान कराना आवश्यक है ताकि हम दूध पिला सके। बच्चा एक बार रोने लग गया तो उसके बाद में वह दूध नहीं पिएगा जब तक हम उसे थोड़ा बहुत शांत नहीं करवा लेते। घर वालों का अधिकतर यह सवाल होता है कि साहब बच्चा का पेट नहीं भर रहा है इसलिए हमने इसको दूध ऊपर का पिलू चालू कर दिया है। खास बात यह है कि कई बार मेडिकल कंडीशंस के अंदर हमें ऊपर का दूध देना पड़ता है, लेकिन अधिकतर जो ऊपर का दूध है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन घर वालों की एंजाइटी की वजह से हम ऊपर का दूध चालू कर देते हैं। इसका पता करने का तरीका क्या है? पता करने का तरीका यह है कि बच्चा अगर दिन में 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है, दूध पीने के बाद 2 से 3 घंटे आराम से सो रहा है, तो बच्चे के लिए जो दूध है वो पर्याप्त है। तीसरा, लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर जो वज़न है वह शुरू के 7 दिन में 5 से 7% घटता है, उससे ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही हो, तो हम इन चीज़ों से पता कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो स्तनपान ठीक तरीके से कर रहा है। बच्चे को ऊपरी आहार की आवश्यकता नहीं है। तापमान का
संतुलन ज़रूरी है। बच्चा न तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए न ठंडा होना चाहिए। गर्मियों के मौसम में हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो है काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल गर्म हो जाते हैं, उन्हें बुखार आने लग जाता है। सर्दियों के मौसम में भी काफ़ी ठंड पड़ती है, बच्चे ठंडे हो जाते हैं। तो सीधा सा तरीका यह है कि हमारे कमरे का जो तापमान है वह 25 से 28 डिग्री के बीच में होना चाहिए। फिर सवाल आता है कि उसको रखने के लिए क्या हम एसी चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन बच्चे जो एसी की जो पंखे की या कूलर की हवा है वह बच्चे को डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए। तीसरा तरीका पता करने का यही है कि बच्चे के आप पेट को छुएं और हाथ पैर को छुएं, दोनों गर्म होने चाहिए। बच्चे के पैर अगर गुलाबी और गर्म हैं, इसका मतलब बच्चा नॉर्मल है, बच्चे का तापमान ठीक है। बच्चे का जो पैर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है और छाती भी गर्म, पेट भी गर्म है, तो मतलब बच्चे को तापमान ज़्यादा हो रहा है। हमें बच्चे के कपड़े कम करने की आवश्यकता है और बच्चे को जो है सही तापमान में रखने की आवश्यकता है। दूसरा, अगर बच्चे के पैर ठंडे हो रहे हैं और बच्चे की जो छाती है और पेट है वह गर्म है, इसका मतलब बच्चे को ठंड लग रही है, तो हमें अधिक ढकने की आवश्यकता है। दूसरा, अगर बच्चे के पैर ठंडे हैं और छाती भी ठंडी हो रही है, तो यह एक डेंजर साइन है, एक खतरे का संकेत है। हमें तुरंत बच्चे को ढकते हुए डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे। अब अगली आती है हमारे जो शिशु के देखभाल में आती है बच्चे की आँख की देखभाल, गर्भनाल की देखभाल, यह आती है। तो गर्भनाल के लिए हमें जो खास बात है कि बच्चा जब पैदा होता है तो गर्भनाल को बांधने के लिए अक्सर हम देखते हैं कि गाँव में या जो होता है स्वास्थ्य केंद्रों पे जो है अनस्टाइल धागा बांध दिया जाता है, जो कि एक बच्चे का नाल से पूरा शरीर के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है। उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। स्ट्राइल कोड क्लैंप आते हैं या स्ट्राइल धागा होता है जिसको हम स्ट्राइल करके रखते हैं, वही काम में लेना चाहिए। आँख के अंदर जो है गुनगुने पानी को रुई के फोए में डुबो करके साफ कर लेना चाहिए। और गर्भनाल के ऊपर कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। गर्भनाल को हमें सूखा रखना है। बच्चे के मल मूत्र पे खास ध्यान रखना चाहिए। बच्चा 24 घंटे के अंदर मल का त्याग कर देना चाहिए और 48 घंटे के अंदर शुरू के फर्स्ट 48 घंटे के अंदर मूत्र का त्याग करना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं कर रहा है तो यह भी एक खतरे का संकेत है। इसके अलावा बच्चे के अंदर पीलिया होना एक आम बात है, लेकिन पीलिया जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो वह बच्चे के लिए खतरेदायक हो सकता है। तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि बच्चे को अगर हमारे हॉस्पिटल से 24 घंटे के अंदर छुट्टी हो जाती है तो चौथे या 5वें दिन बच्चे के शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाने की आवश्यकता है कि कहीं बच्चे को पीलिया ज़्यादा तो नहीं है। और बच्चे की अगर हम देखते हैं कि सिजेरियन प्रसव में अंदर बच्चा 30 दिन छुट्टी होता है, उसके अंदर भी या तो छुट्टी के टाइम पे तथा उसके 48 घंटे के बाद में हमें दोबारा यह चेक कराना आवश्यक है कि बच्चे को पीलिया तो नहीं है। इसके लिए अवेयरनेस जो है सीकर के क्षेत्र में बहुत कम है। घर वाले जो हैं वह बच्चे को जो फर्स्ट वीक के अंदर पीलिया हो जाता है उसको खुद नहीं जांच पाते हैं और अंत में जब बच्चा काफ़ी ज़्यादा पीलिया होता है उसके बाद में वह डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जो कि खतरे के निशान की तरफ पहुंच जाता है। एक सवाल मेरा ये है कि जब एक प्रेगनेंसी का वक्त शुरू होता है, एक माँ की ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट वो रोल है, लेकिन हम हमारे आम पर्सपेक्टिव में ग्रामीण परिवेश में देखें तो थोड़ा सा फैमिली स्ट्रेस भी होते हैं, अदर सिचुएशंस भी होती हैं। तो एक माँ बनने की शुरुआती जो समय है उसमें किस तरीके का एक व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके का खान पान होना चाहिए उसमें इसमें देखिए खास बात यह है, बच्चा है वो है उसके अपन कहते हैं कि शुरू के 1000 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। 1000 दिन का मतलब है उसने 270 दिन जो 9 महीने पेट में गुजारे वो, और उसके बाद में आने वाले 2 साल, यह एक भविष्य के लिए, देश के भविष्य के निर्माण के लिए एक बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि इस पीरियड में हम जो बच्चा जो अब आगे युवा बनने वाला है, देश का भविष्य बनने वाला है, उसका ध्यान रखा जाए। तो जैसे ही बच्चा माता जो है वो गर्भवती होती है तो कहने का बात मतलब मेरा यही है कि वह इंसिडेंटल प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। खास बात यह है कि प्रेगनेंसी शुड बी प्लान्ड, वह प्लान्ड वे में होना चाहिए, क्योंकि आजकल पहले की तरह नहीं है कि हम 8 से 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। कोई 1 बच्चा पैदा करता है, कोई 2 बच्चे पैदा करता है और इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। तो परिवार में एक परिवार को भी चाहिए कि एक स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चा पैदा हो। तो जो प्रेगनेंसी का जो कंसेप्शन है वह प्लान्ड वे में होना चाहिए। माता का जो स्वास्थ्य है वह सही होना चाहिए, उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड चेकअप सही होना चाहिए। दूसरा, माता का जो खून का ग्रुप है
और पति का खून का ग्रुप है उसके बारे में पता होना चाहिए, माता में किसी प्रकार का संक्रमण है या कोई तकलीफें हैं उसको दूर होना चाहिए। तो प्लांट वे में प्रेगनेंसी होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आहार है वह संतुलित होना चाहिए। संतुलित आहार के अंदर केवल दूध या अदर चीज़ें नहीं आती हैं, इसमें हर तरीके की चीज़ होती हैं। कार्बोहाइड्रेट सोर्स भी भरपूर होना चाहिए, दूसरा प्रोटीन का सोर्स भी पूरा लेना चाहिए तथा वसा का सोर्स भी होना चाहिए। साथ में जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, इनको भी भरपूर मात्रा में हमें लेना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि जो आज के ज़माने में हम जो फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं या जो रेडी टू ईट फूड्स आ रहे हैं, इसकी जगह पे लोकली अवेलेबल फूड्स एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड्स जो हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि किसी प्रकार के संक्रमण तथा किसी प्रकार के जो जीवन शैली से रिलेटेड जो तकलीफें हैं उनसे हम बच सकें। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, जो सवाल है कि कम वजन के नवजात शिशु की जो देखभाल है वो बेहद ज़रूरी है। तो जो नवजात शिशु उसका वजन का क्राइटेरिया क्या है, यानी कितना मिनिमम होना चाहिए और क्या सारे पैरामीटर्स हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। वजन जो है, एक सामान्य बात करें तो एक बच्चे का वजन 2.5 किलो से ऊपर होना चाहिए, लेकिन वह हमारे हाथ में तब है जब हम माता ने प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन लिया है, तो उस तरीके बाद में प्रेगनेंसी लगती है तो उससे बचा जा सकता है। लेकिन अधिकतर बार हमारे हाथ में यह नहीं होता है कि बच्चे का वजन क्या हो। अगर बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है, 2500 ग्राम से कम है, तो वह लो बर्थ वेट आता है, कम वजन ही बच्चे कहलाते हैं। 1500 ग्राम से कम है तो अत्यधिक कम होता है, और अगर 1 किलो से कम का बच्चा है तो एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बच्चा होता है। अधिकतर 1500 ग्राम से कम के बच्चे को जो है वह NICU स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है। 1500 से 2500 ग्राम के बीच ये बच्चे होते हैं, अधिकतर वह माता के पास भी रह सकते हैं। कुछ बच्चों को जो है NICU केयर की जरूरत पड़ती है। इन बच्चों में स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे स्तन, पहली चीज़ होती है दूध पीना। तो जो कम वजनी बच्चे होते हैं उनके अंदर दूध पीने में शिकायत दिक्कत आती है। माता जो है वह अपने स्तन से स्तनपान करवा सकती है, लेकिन अगर बच्चा समय से पूर्व हुआ है तो वह स्तनपान नहीं करेगा। तो हमें डॉक्टर से सलाह लेने के पश्चात ऐसे बच्चों को माता का दूध छाती से जो हैंड एक्सप्रेशन के द्वारा, या जो मैनुअल ब्रेस्ट पंप्स आते हैं या इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है, वह उससे निकाल करके माता का दूध भी उसको चम्मच के द्वारा दे सकते हैं। जो बच्चे 7वें 8वें महीने में पैदा हो गए हैं वह चम्मच से भी दूध नहीं पी पाएंगे। ऐसे बच्चों को NICU की आवश्यकता होती है, और इन बच्चों को जो दूध की शुरुआत होती है वह मुंह से नलकी लगा करके दी जाती है, तथा धीरे धीरे इनको बच्चों को चम्मच से तथा छाती से दूध पीना डॉक्टर की देखभाल के अंदर सिखाया जाता है, और बच्चा इस प्रकार से केयर करता है। और जो माता का दूध हमने निकाला है वह 4 से 6 घंटे तक हम रूम एयर पे रख करके उसको दे सकते हैं, खराब नहीं होता है। अगर हमने माता का दूध निकाल करके अपने फ्रिज में रखा है तो हम उसको 24 घंटे तक उसको काम में ले सकते हैं। तीसरा, अगर उसको हमने डीप फ्रीज में रख दिया है माता का दूध निकाल करके, तो उसको हम 2 से 3 महीने तक भी काम में ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जिन माताओं के बच्चे कई बार ICU में रहते हैं, तो अगर हमने उन माताओं का दूध निकालना चालू नहीं किया तो पहली बात तो लैक्टेशन जो दूध आना चालू नहीं होगा। तीसरा, जब बच्चे को ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हमें ऊपर का दूध देना पड़ेगा, जो नुकसानदायक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि माताएं, बच्चा जिनका ICU में भर्ती है, तो माताएं शुरू से ही कोशिश करें कि दूध निकालने की कोशिश करें। दूध निकालने के बाद जिस तरीके से मैंने बताया कि दूध रख सकते हैं, ऐसे करके हम दूध को जमा करेंगे तो आने वाले टाइम पे जब बच्चे को जरूरत पड़ेगी तो वह उसको दूध मिल पाएगा। इन बच्चों में तापमान को नियंत्रित रखने के लिए जो नेचुरल तरीका है वह है कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर एक स्पेशल विधि है जिसके द्वारा कम वजनी बच्चों को माता के स्तन के ऊपर जो है त्वचा से त्वचा मिला के रखा जाता है। इसके अंदर दूसरी चीज़ होती है कंगारू पोजीशन, बच्चे को कंगारू की पोजीशन में रखा जाता है। तीसरा, बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाया जाता है। चौथा, बच्चे को जो है और माँ के डायड को जो दोनों जो होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है और माता को इसके बारे में बताया जाता है। तो खास बात कंगारू मदर केयर की ये है कि माता अपना काम का करते करते बच्चे को कंगारू पोजीशन में अपने पेट के बांध करके भी हम बच्चे को जो है वह अपना घरेलू काम भी कर सकती है। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं कि माता का जो है दूध बढ़ जाता है, माँ बच्चे के बीच में बॉन्डिंग बढ़ती है, बच्चे का जो शारीरिक विकास है वह बढ़ता है और बच्चे का जो IQ लेवल है वो भी इम्प्रूव होता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये माता ही दे, इसके लिए एक नाम ज़रूर मदर केयर दिया गया है, लेकिन पिताजी भी दे सकते हैं, जो घर के अंदर जो भी पारिवारिक मेंबर हैं वह भी दे सकते हैं, बशर्ते कि वह सीख जाएं। तीसरा आता है कि बच्चों को जो है नहलाना और टीकाकरण।
तो जो जो बच्चे सही वजन के हैं उनके अंदर नहलाने का जो समय है वह गर्भनाल के गिरने के बाद में नहलाना चाहिए। और जो बच्चे कम वजन के बच्चे होते हैं इनके अंदर हम जो गुनगुने पानी से पूरे शरीर को पहुँच सकते हैं तथा साफ़ सफाई का ध्यान रख सकते हैं तथा साफ़ सुथरे कपड़े हमें पहनाने चाहिए। और टीकाकरण के बारे में जन्म के बाद हमें बच्चे को जो है टीकाकरण अवश्य करवाएं। सर, जो नवजात शिशु है उसमें जो खतरे के संकेत हैं उनको पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप जो हैं, परिवारजन जो है वो कैसे पहचान सकते हैं? देखो, बच्चा जो होता है वह घर वालों को जब नॉर्मल एक्टिविटी से जब अलग हटता है बच्चा तो लगभग पता लग जाता है। फिर भी कुछ चीज़ें हमें पता होंगी तो ही हम उसको पहचान पाएंगे, जिसमें पहली बात है कि बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा हो तो यह पहला खतरे का संकेत है। दूसरा, बच्चा जन्म के 24 घंटे के अंदर मल का त्याग नहीं करे, 48 घंटे के अंदर मूत्र का त्याग नहीं करे, बच्चे के जो है पीलिया जो है 24 घंटे के अंदर दिखने लग जाए, या फिर बच्चे के हाथ और पैर के तलवे हैं वह पीले हों। उसके अलावा बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त लगे, बच्चा बहुत ज़्यादा रोए, बच्चे की जो सांस की गति है वह काफ़ी तेज हो, सांस लेने पे जो छाती में खड्डे पड़ रहे हों, सांस लेते वक्त बच्चा बीच में सांस भूल रहा हो, बच्चा जो है वह नीला पड़ रहा हो, एवं बच्चे का तापमान कम या अधिक हो जाए, बच्चे के मुंह से या मलद्वार से या अन्य जगह से खून का स्राव हो, बच्चा जो है दूध पीने के बाद में या ऐसे ही बिना दूध पिए ही लगातार उल्टियां कर रहा हो, बच्चे को दस्त लग रहे हों, बच्चा दूध पीते समय बच्चे के जो है सांस रुक रहा हो या नीला पड़ रहा हो, बच्चे को झटके आ रहे हों और एवं जो बच्चे के सामान्य मूवमेंट हो उससे अलग मूवमेंट हो, बच्चे की आंखों से बार बार में गीड़ आ रही हो, बच्चे की तो त्वचा है उसके ऊपर जो है मवाद के फफोले हो रहे हों, एवं बच्चे की जो गर्भनाल है उसके आसपास जो है लालिमा एवं या फिर मवाद का निकलना हो। तो ये सब एक खतरे के संकेत होते हैं जिनको हमें ध्यान रख करके तुरंत चिकित्सक को या स्वास्थ्य कर्मी को दिखाना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि जब ये तकलीफ होती है तब हम उस टाइम पर सोचते हैं कि बच्चे को कहाँ लेके जाएं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले से ये ध्यान में होना चाहिए कि मैं इस जगह पे रह रहा हूँ, मेरे निकटतम जो है स्वास्थ्य सुविधा दिन में तो यहाँ मिलेगी, रात में यहाँ मिलेगी, और वहाँ के संपर्क सूत्र जो हैं वह मेरे पास में होना चाहिए, ताकि जो एक विंडो पीरियड है, जो क्रिटिकल टाइम है, उस समय पे मैं बिना देरी किए हुए तुरंत उस जगह पे पहुँच सकूँ और एक अपना समय नाजायज खराब ना करूँ। सर, अंत में जो अंतिम मेरा जो सवाल है आज के इस खास एपिसोड का, वो ये कि शिशु के जन्म के तुरंत बाद जो स्तनपान की शुरुआत है उसके फायदे भी बहुत सारे हैं, तो कुछ उसकी डिटेलिंग में जानकारी हमें दीजिए। देखो, स्तनपान का जैसा पहले भी अपन ने जिक्र किया कि 1 घंटा तो अधिकतम समय बताया गया है, जितना जल्दी हो सके हम लगाते हैं। आजकल यह भी कहा गया है कि बच्चे की डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को माँ के त्वचा के संपर्क में रहना चाहिए। बच्चे को जो है डिलीवरी के बाद में उठा करके वार्मर के नीचे या दूसरी जगह पे सेपरेट नहीं करना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो, जबकि उसको जब तक उस बच्चे को NICU की या दूसरे केयर की आवश्यकता नहीं हो। दूसरा, स्तनपान जो है वह उन परिवारों में अच्छा हो पाता है जिन माताओं ने पहले दूध पिलाया हो तथा घर में बुजुर्ग माताएं हैं उन्होंने दूध पिलाया हो, या फिर माता ने किसी को दूध पिलाते हुए देखा हो, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वह देखने से भी आता है। लेकिन अधिकतर सिंगल फैमिलीज हो गई हैं, माताएं देख नहीं पाती हैं तो उन्हें समस्याएं आती हैं। तो इसमें खास बात यह है कि स्तनपान करते समय पे माता जो है वह स्ट्रेस फ्री रहे, और माता जो है उसकी जो बैक की मसाज है वह करके उसका स्तनपान बढ़ाया जा सकता है। स्तनपान करते समय पे माताओं को पीछे सहारा लेके बैठना चाहिए। बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसको आगे नहीं झुकना चाहिए। पीछे सहारा लेकर के बच्चे को भी लेने का तरीका जो है जिसे बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन, जिसके 4 बिंदु हैं। बच्चा सीधा होना चाहिए, बच्चा सहारे से होना चाहिए, बच्चा माँ के समीप होना चाहिए, और बच्चा का मुंह जो है माँ के सामने होना चाहिए, जिसमें अपन कहते हैं सीधा, सहारा, समीप, सामने होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे बच्चा जो है उसका नाक है, धड़ है और पैर है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए।
बच्चे का मुंह है माता की तरफ होना चाहिए, बच्चे और माँ का पेट जो है वो है टच में होना चाहिए, और इस तरीके से ये पोजीशन होती है और माँ और बच्चा दोनों वेल सपोर्टेड होने चाहिए। फिर आता है अटैचमेंट की बात कि बच्चा जो है वो स्तन के लगे कैसे। तो लगने का सीधा तरीका है कि बच्चे का जब पूरा मुंह बड़ा खोल लेता है उसके बाद ही स्तन के लगाना चाहिए, और उसका पता कैसे लगा कि सही तरीके से लगा हुआ है। बच्चा जो है उसका जो ठोड़ी है वह माँ के स्तन के टच होनी चाहिए। बच्चे माँ का जो काला घेरा है उसका नीचे वाला हिस्सा नहीं दिखना चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा बहुत दिख सकता है। और बच्चा जब दूध पिए तो माता को दूध पीते वक्त दर्द नहीं होना चाहिए, और बच्चा जो दूध पी रहा है वह जल्दी जल्दी मुंह नहीं चलाए, वह अगर धीरे धीरे दूध पी रहा है निकल रहा है, दूध पी रहा निकल रहा है, इस तरीके से कर रहा है तो वह सही विधि है। अगर माता को दूध पिलाते वक्त दर्द हो रहा है तो बच्चे को अलग करके और दोबारा से छाती के लगाने की आवश्यकता है। सर अगला सवाल मेरा ये है कि हमने जैसे देखा है कि हमारी आम सोसाइटी में जो कुछ घर परिवार हैं, कुछ जो एरियाज हैं, उनमें कुछ सामाजिक प्रथाएं हैं स्तनपान ना कराने की, कुछ ऐसे मतलब ऐसी विचार भी होते हैं लोगों के, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मैं जेकिलोन जयपुर में भी था तो वहाँ पे भी काफ़ी बार देखा कि हमारे ट्रेंड चला हुआ है कि बच्चा भूखा है इसको कुछ पिला दो। क्या क्या पिलाते हैं लोग शहद चटाते हैं, यहाँ तक कि लोग चाय भी पिलाते हैं, लोग पानी भी पिलाते हैं, और जो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वह कही जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। दूसरा, बच्चे को संक्रमण से बचाने का तरीका यही है कि बच्चे को जो भी बंदा हाथ लगा रहा है या क्या कर रहा है वह साबुन से हाथ धोए, और जो बच्चे को जो दूध पिलाया जा रहा है वह स्वच्छ हो। खास तौर पे जो बच्चे को दूध पिला रहे हो माता का दूध होता है तो वह स्वच्छ होता है। अगर हम किसी बाहर से दूध ला रहे हैं तो वह बर्तन वगैरह में किसी में रह के बच्चे को संक्रमण हो सकता है। तो खास बात है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी उपरोक्त जो फीडें हैं, जिसको प्रीलैक्टियल फीड्स भी कहते हैं, नहीं देनी है। जो शहद है पुराना घर में रखा है उसके कारण से बच्चे को हम दे देते हैं तो कई बार बच्चा ख़त्म भी हो जाता है। चाय वगैरह बच्चे को पिलाते हैं, बच्चे का पेट जो है उसके आफरा आ जाता है, बच्चे को एनआईसीयू में भर्ती रहने की ज़रूरत होती है। इस कंडीशन में बच्चे का जो है उसमें तकलीफ़ हो जाती है, और काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो कहने का मतलब यही है कि बच्चे को इस तरीके की चीज़ें हमें नहीं देनी चाहिए। संक्रमण से बचाने के लिए बच्चे को जो है वह हाथ धो के ही बच्चे को छुएं। परिवार में कोई बच्चा बीमार है या बुजुर्ग बड़ा बीमार है तो वह उस बच्चे के पास में नहीं जाए। दूसरा, माता को अगर जुकाम हो गई है, किसी प्रकार की तकलीफ हो गई है तो माता बच्चे को दूध पिला सकती है, लेकिन उसको हाथ धोने की और मास्क पहनने की आवश्यकता है। वो मास्क पहन के बच्चे को दूध पिलाए। कहने का मतलब है कि माँ की नाक और जो है वह बच्चे की नाक के संपर्क में या बच्चे के संपर्क में नहीं आए। अंतिम सर मेरा सवाल है कि घरेलू स्तर पे माँ बाप और बहुत सारी संस्थागत जिम्मेदारियां भी है, समाज की जिम्मेदारियां भी है, इससे संबंधित बातचीत करने की, अवेयरनेस बढ़ाने की, तो थोड़ा सा उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? माता केवल अकेली बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती, उसके लिए उसको परिवार का सपोर्ट चाहिए, उसके पति का सपोर्ट चाहिए, समाज का सपोर्ट चाहिए। हमने जो देखा है कि जो रीतिगत चीज़ें हैं वह ज़्यादा होने का कारण यही है, बड़े बुजुर्गों के द्वारा इसके अंदर फोर्स किए जाना, समाज का एक कारण बतावे कि हमारे समाज में ऐसा चलता है इसलिए हम ऐसा करेंगे। ये सब चीज़ें जो है समाज को जागरूक करके हमें बंद करनी चाहिए। और दूसरा, जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उसको समाज में बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए जो है अलग अलग लेवल्स हैं। पहला लेवल है अस्पताल में जहाँ डिलीवरी हो रही है, वहाँ पे जो काम करने वाले स्टाफ्स हैं वह इन चीज़ों को जो है इसके प्रति जागरूकता बढ़ाएं। फिर बच्चा घर पे जाता है तो समाज के लोग मिलने आते हैं, तो जो मिलने वाले लोग हैं वह अपनी अपनी राय जो है वो देते हैं। उसको जो है तो राय तब ही दें जब वह जो साइंटिफिकली प्रूवन और लेटेस्ट हों। अपनी अनुवांशिक सलाह दे करके उसकी समस्याएं नहीं बढ़ाएं तथा उससे पॉजिटिव बातें करें। तीसरा आता है कि परिवार के अंदर बड़े बुजुर्ग को भी जो सलाह है वह मान करके स्तनपान को बढ़ावा देना चाहिए, माता को स्ट्रेस कम करना चाहिए ताकि बच्चे की देखभाल सही हो सके। चौथा आता है कि उसके पति के द्वारा उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाना। तो इन सब सारा जो लेवल है जो इस तरीके से अपन चलते हैं तो वह ज़रूरी है। खास बात यह है कि जब बच्चा कम वजनी पैदा होता है तो वह घर वालों के लिए एक स्ट्रेसफुल तनाव की स्थिति होती है। उस कंडीशन में जब तक माता को स्ट्रेस फ्री नहीं किया जाएगा,
परिवार वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक माता का दूध आना चालू नहीं होगा, और हम ऊपर का दूध देंगे तो बच्चा जो है उसको तकलीफ बढ़ेगी। तो माता को सपोर्ट करने पे ही, माता को स्ट्रेस फ्री करने पे ही जो है ठीक होगा। और अस्पताल से मैंने ये भी देखा है कि घर वाले अस्पताल से छुट्टी करने के लिए जल्दी करते हैं। खास बात यह कहना चाहूँगा कि आपको अस्पताल से तभी छुट्टी लेनी चाहिए जब आप जो है माता जो है वो पूरी तरह से बच्चे की केयर करने में कॉन्फिडेंट हो। खास तौर पे जब कम वजन के बच्चे हैं, उनके अंदर माता जब तक, परिवार वाले और माता जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो तब तक उन्हें जल्दी से छुट्टी कराने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। अल्टीमेटली होता यह है कि बच्चा जो है वो बीमार पड़ता है, दोबारा आपको आना पड़ता है। तो आप सब चीज़ें सीख लें, जो सवाल है वह नोट करके डॉक्टर से पूछ लें और उसके बाद में ही अस्पताल से छुट्टी लें। यही मेरा कहना है। सर, आज के इस खास सेगमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने बातचीत करी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपने बताई जो शायद जो देखने वाले हमारे दर्शक हैं उनको काफ़ी मददगार होगी। हम आपका बहुत बहुत थैंक यू करते हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और ये जो सामाजिक सरोकार का एक पहल जो है कि हमारा समाज अच्छा हो, हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप करें, उसमें आपने एक बहुमूल्य योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुलदीप जी, आपने बुलाया मुझे और इसके लिए एक सामाजिक कार्य के अंदर मौका दिया। धन्यवाद।